Good morning, all of you. Now, how are you? I hope you all will be fine. And now, today we will discuss about chapter number 6, Government at the Center. This is the chapter of class 7, SST, MP Board. Understand? Now, very first, let us learn the Lok Sabha and the Raj Sabha and their composition. Second, the parliament and its composition. Third, the powers and functions of the parliament. And fourth, the central list, state list and concurrent list. Very first, आपको ये जानना जरूरी होगा कि हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो किस बेसिस पे चलने वाला है. ठीक है, तो गवर्नमेंट एट द सेंटर. You know very well we have two types of government, central government and state government. The Prime Minister is the head of central government and Chief Minister is the head of state government. And now here we will study about government at the center. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको ये जानना जरूरी होगा कि इनका कंपोजिशन कैसे होता है, ये बनते कैसे कैसे हैं. इसीलिए लेट अस लर्न में आपको ये सारी चीजें दी कि द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड देयर कंपोजिशन. तो ये सदन होते हैं बेटा, इनको हाउसेस कहा जाता है. ठीक है, लोकसभा ये नाम पहले लिखा है, ये लोअर हाउस को कहते हैं. ठीक है, निम्न सदन होता है ये. एंड राज्यसभा ये अपर हाउस होता है, यानी ये उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड ये कंपोजिशन जो लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ये कैसे बनता है, कौन से मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स को चुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, द पार्लियामेंट इन इट्स कंपोजिशन. अब पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि संसद किन किन लोगों से मिलकर बना होता है, या संसद कैसे संसद का कंपोजिशन होता है, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कशन करेंगे. थर्ड पॉइंट है द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है. ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो कार्य कैसे करती है और उसकी शक्तियां क्या क्या हैं. ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक होगा इस पे, द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. इसको आपको दिमाग में रखना होगा कि 3 प्रकार के लिस्ट हैं. दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, कि इनको सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर देखिए इनका मतलब क्या होता है. सबसे पहले आप ये समझ लें कि सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, संघीय सूची कहा जाता है इसको, संघ सूची कहा जाता है, संघ यानी यूनियन. ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे उसमें नियम और कानून बनाने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. नाउ द स्टेट लिस्ट, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो इस पर नियम और कानून बनाने का जो राइट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है और कानून को नल करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून ला सकती है. नाउ थर्ड, कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट मिक्स वाली लिस्ट होती है जिस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन फाइनल राइट जो होता है कानून बनाने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था इसमें. फिर आप जब चैप्टर देखेंगे तो वहां पर देखिए लिखा है कि चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर. यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. यूनियन का मतलब आप समझे, यूनियन का मतलब संघ होता है बेटा. ठीक है, संघ का मतलब बहुत सारे चीजों से मिलकर बना हुआ. ठीक है, हम जैसे इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज द यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि भारत एक संघ है. भारत कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं कह सकते आप भारत को. ठीक है, भारत को एक संघ कहा जाता है. किनका संघ है भारत? कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको मिलाकर भारत बना है. ठीक है, तो देखिए यहां क्या लिखा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया क्या है? स्टेट्स का यूनियन है. वी हैव सेपरेट गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड द स्टेट, कि हमारे पास सेपरेट गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है. नाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. 3 ऑर्गन्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के. ठीक है, अब इन ऑर्गन्स को आप याद रखें कि वो 3 ऑर्गन्स क्या क्या हैं. मैं आपको बताता हूं 3 ऑर्गन्स के नाम. फर्स्ट द लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं.
ठीक है, सेकेंड द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड द जुडिशरी। तो हियर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि पहला है लेजिस्लेचर जिसको हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, जो कि नियम और कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स है वो यहीं से बनाए जाते हैं, ठीक। नाउ द सेकंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब बेटा कार्यपालिका, जो यहां से नियम और कानून जो बनते हैं व्यवस्थापिका के द्वारा उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, ठीक है, कि वो उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, किस लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड नाउ द थर्ड द जुडिशरी, दिस इज द इंडिपेंडेंस बॉडी ऑफ आवर कंट्री। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, क्या आप हाई कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, ये सारी की सारी चीजें जुडिशरी के अंतर्गत आती हैं और इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, किसी के दबाव में वर्क नहीं करते ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा लेजिस्लेचर, इस लेजिस्लेचर में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि यहां पर लिखा हुआ देखेंगे कि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नाउ द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री, द पार्लियामेंट हैज टू हाउस, कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की डेमोक्रेसी है, कि संसदीय लोकतंत्र हमारे यहां चलता है, जहां पर हम दो सदन हमने बनाया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसके दो सदन हैं, आप यहां पर देखेंगे, फर्स्ट में आप लोकसभा एंड सेकेंड में आप देख लेंगे यहां पर राज्यसभा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया हुआ था कि लोकसभा निम्न सदन को कहा जाता है, लोअर हाउस को कहा जाता है, एंड राज्यसभा उच्च सदन को कहा जाता है, ठीक है, ये अपर हाउस कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले क्लियर बाय क्लियर डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन लोकसभा एंड राज्यसभा पर। ये पार्लियामेंट के दो फॉर्म्स हैं, पार्लियामेंट दो हाउस से मिलकर बनता है, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा के बारे में क्या लिखा है, आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी जो छोटी सदन है, ठीक है, उसको हम लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। और यहां पर कुछ क्वालिफिकेशन से दी हुई है, मैं यहां पर एक इमेज मेंशन करूंगा आपको दिखाने के लिए, मैं यहां पढ़ता जाऊंगा क्वालिफिकेशन और आपको मैं समझाता जाऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप इस इमेज में यहां पर मेंशन किया हुआ है ए नंबर, ही ऑब्लिक शी should be a citizen of India and his ऑब्लिक her name should be in the electoral roll, कि जो भी बंदा या बंदी या लड़का या लड़की या मेल या फीमेल, ठीक है, यदि इलेक्शन लड़ना चाहता है लोकसभा के मेंबर के लिए तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए और उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। इलेक्टोरल लिस्ट का मतलब होता है कि जो क्या बोल सकते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट यानी चुनाव मतदान पत्र, आप मताधिकार क्या बोलते हैं उसको, वोटर आईडी, सॉरी, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए कि वो वोट डालने लायक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखा है देखिए, ही शुड हैव एक्वायर द एज ऑफ 25 ईयर, उसका जो एज है 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 ईयर से एबव होना चाहिए। थर्ड देखिए, ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड बैंकरप्ट और इनसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और कोर्ट के द्वारा इनसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है, जिसका सब कुछ लूट जाता है तो कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर देता है। तो यदि आपको मेंबर बनना है तो कोर्ट की तरफ से आपको इनसॉल्वेंट नहीं किया जाना चाहिए। नाउ द फोर्थ देखिए डी नंबर, ही ऑब्लिक शी शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, कि आपको गवर्नमेंट या ऑटोनोमस यानी खुद की, कि किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ही ऑब्लिक शी शुड नॉट बी क्वालिफाइड बाय द डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट, कि जब आप नामांकन भरते हैं चुनाव के लिए तो कोर्ट के द्वारा आपको डिस्क्वालिफाइड किसी भी मैनर से नहीं किया जाना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट देखिए आप लिखा है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब वयस्क मताधिकार। मैं इसका मतलब समझा देना चाहता हूं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर का हो जाता है और उसको राइट टू वोट होता है, वोट डालने का अधिकार, तो वो एडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स आल्सो।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन बताया है, वैसे ही वोटर्स के लिए भी क्वालिफिकेशन है कि किन किन के पास राइट टू वोट होना चाहिए। इसको भी मेंशन करूंगा यहां पर इमेज के साथ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार नाम आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि रूल्स और रेगुलेशन की एक बुक है, नियम और कानून की बुक है, जो कि पूरी इंडिया के सिटीजन्स के लिए लिखी गई है, इंडिया के गवर्नमेंट के लिए लिखी गई है, इंडिया की जुडिशरी के लिए लिखी गई है, यानी उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। ठीक, तो सबसे पवित्र बुक या सबसे आप समझ सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है नियम और कानून की, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हम कोई भी काम करते हैं संविधान के अगेंस्ट जाकर काम नहीं करते। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मेंशन किया गया है वोटर्स के लिए। पहला लिखा है ही ऑब्लिक शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर, कि कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास राइट टू वोट है, जो वोट डालना चाहता है, वो सबसे पहले इंडिया का नागरिक होना चाहिए एंड 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा देखिए हिज ऑब्लिक हर नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू विच ही शी बिलोंग, कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, उसका वो लड़का हो या लड़की हो, उसका नाम वहां के वोटर लिस्ट में होना चाहिए। नाउ द थर्ड, ही ऑब्लिक शी मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट एंड मस्ट बी शेन, कि जो वोट डाल रहा है वो ना तो बैंक करप्ट होना चाहिए, ना इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ना शेन होना चाहिए। मतलब ना तो दिवालिया होना चाहिए, ना पागल होना चाहिए, ना तो बैंक के द्वारा करप्ट घोषित किया होना चाहिए, तभी आपके पास राइट टू वोट होगा। एंड नाउ फोर्थ देखिए क्या लिखा है, ही ऑब्लिक शी मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड टू वोट बाय द कोर्ट और ऑन एनी ग्राउंड, कि कोर्ट ने आपको किसी भी ग्राउंड पर, यानी ग्राउंड का मतलब बेटा किसी भी मामले पर आपको राइट टू वोट से वंचित ना किया हो, यानी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो कोर्ट आपको बोल सकता है कि भैया आपके पास राइट टू वोट नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो हमने यहां पर एक तो लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देख ली, एक तो वोटर्स के क्वालिफिकेशंस देख ली कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वोट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अगला पैराग्राफ, द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 545 मेंबर, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन केस they do not have adequate representation. The term of Lok Sabha is 5 years. Most important paragraph of this chapter. Very first, the Lok Sabha consists not more than 545 members. तो पूरे इंडिया के अंदर लोकसभा मेंबर के लिए हम 545 से ज्यादा व्यक्ति नहीं चुन सकते। ठीक है, ये आखिरी संख्या है कि हमारे पास, ये समझना क्वेश्चन बनता है कि आखिरी मतलब आप ये कह सकते हो कि कितने हाईएस्ट मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, तो आपका आंसर होगा 545 मेंबर्स। एंड टेन्योर जो होता है लोकसभा का वो 5 ईयर का टेन्योर होता है। टेन्योर का मतलब बेटा टाइम पीरियड, कि लोकसभा यदि बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, सांसद बनाए जाते हैं, तो लोकसभा मेंबर, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपी कहा जाता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सांसद कहलाते हैं। तो इनका टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, या तो 5 साल से पहले भी गिराई जा सकती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होना जरूरी हो जाता है। And one more line mentioned in this chapter, in this paragraph, the president can nominate 2 members belonging to the Anglo-Indian community, कि राष्ट्रपति यहां पर 2 लोगों को नॉमिनेट करता है जो कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी आंग्ल भारतीय सोसाइटी, कि ऐसे अंग्रेज जो भारत में रह गए हों और भारत की नागरिकता हासिल कर ली हो। ठीक है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उनको बढ़ाने के लिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं, यानी नामांकित करते हैं कि वो बिना चुनाव लड़े लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट आ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। अब लोकसभा के जितने मेंबर्स होंगे, हमने देखा कि 545 मेंबर्स हो सकते हैं, तो उन 545 मेंबर्स से में ही एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, वो भी वोटिंग के द्वारा, कि मेंबर्स लोग ही वोट करते हैं आपस में, और एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, नाउ द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा, द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो लोकसभा के सेशन को कंडक्ट करता है। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के एब्सेंस में स्पीकर का वर्क करता है।
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा के बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, यानी लोकसभा के कार्य क्षेत्र को देख रहा है कि लोकसभा में क्या वर्क चल रहा है, क्या नहीं है, मीटिंग को प्रिसाइड्स कर रहा है, यानी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, सेशन की अध्यक्षता करता है। एंड द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो लोकसभा स्पीकर के एब्सेंस में लोकसभा स्पीकर के सारे कार्यों का निर्वहन करता है, सारे कार्य करता है। तो ये चैप्टर हमारा, मतलब ये टॉपिक जो था लोकसभा, ये कंप्लीट किया हमने। हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट राज्यसभा यानी अपर हाउस के बारे में पढ़ेंगे और इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वोटर्स की क्वालिफिकेशन तो सेम है, लेकिन इसके मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाउ अ लॉ इज मेड, कि पावर और फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के और लॉ या नियम कैसे बनाए जाते हैं।